डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज की क्लास में हम मिसेस जॉन रॉबिन्सन का विकास मॉडल यानी मिसेस जॉन रॉबिन्सन ग्रोथ मॉडल का पार्ट 3 करने वाले हैं। मिसेस जॉन रॉबिन्सन ग्रोथ मॉडल के पार्ट 1 और पार्ट 2 आई थिंक आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे, रिवाइज कर लिए होंगे। उसी पर बेस्ड ये पार्ट 3 है जो इस मॉडल का समीक्षात्मक मूल्यांकन करता है। क्रिटिकल अप्रेजल, समीक्षात्मक मूल्यांकन। ओके, मिसेस जॉन रॉबिन्सन का मॉडल हेरोड के वृद्धि मॉडल का विस्तार है। संभाव्य वृद्धि दर हेरोड की प्राकृतिक वृद्धि दर है। स्वर्ण युग में वास्तविक यानी जी और प्राकृतिक वृद्धि यानी GN दरें एक दूसरे के बराबर होती हैं और अभीष्ट वृद्धि दर GW इनके अनुरूप होती है। जॉन रॉबिन्सन का पूंजी संचय का सिद्धांत लाभ मजदूरी संबंध तथा श्रम उत्पादकता पर निर्भर करता है। इसके विपरीत हेरोड का सिद्धांत बचत आय अनुपात तथा पूंजी उत्पादकता अनुपात पर निर्भर करता है। रॉबिन्सन का मॉडल पूंजी संचय में श्रम के महत्व पर बल देता है, जबकि हेरोड का मॉडल पूंजी के महत्व पर। मिसेस जॉन रॉबिन्सन के मॉडल पर मत प्रकट करते हुए प्रोफेसर कुरिहारा लिखते हैं कि केन्स के बाद वृद्धि अर्थशास्त्र में श्रीमती रॉबिन्सन का प्रमुख योगदान यह प्रतीत होता है कि उसने क्लासिकी मूल्य और वितरण सिद्धांत तथा केन्स के आधुनिक बचत निवेश सिद्धांत का एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली में एकीकरण कर दिया। परंतु यदि श्रम उत्पादकता, मजदूरी दर, लाभ दर, पूंजी श्रम अनुपात व्यवहारिक नीति के लक्ष्य न माने जाएं, तो इनमें इतना सुधार नहीं हो सकता कि राजकोषीय मौद्रिक नीति प्राचलों का प्रवर्तन कर सके, जितना कि पूर्णतया योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में उन्हें ऐसा समझा जाए। अब हम आते हैं नेक्स्ट, मिसेस जॉन रॉबिन्सन के जो विकास मॉडल है, इस मॉडल की क्या कमियां हैं, इनको हम 1 बाय 1 लेते हैं। विकास मॉडल की कमियां, वीकनेसेस ऑफ द मॉडल। सो पहला है, आर्थिक वृद्धि को निजी लाभ प्राप्तकर्ताओं पर छोड़ना ठीक नहीं है। इट्स नॉट राइट टू लीव इकोनॉमिक ग्रोथ टू प्राइवेट प्रॉफिट मेकर्स। जॉन रॉबिन्सन की पूंजी वृद्धि की चर्चा का यह व्यापक प्रभाव पड़ता है कि आर्थिक वृद्धि जैसी महत्वपूर्ण समस्या खेल के पूंजीवादी नियमों पर छोड़ने का समस्त विचार अस्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि उसका स्वतंत्र वृद्धि का मॉडल यह प्रदर्शित करता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं तथा उन्नतिशील प्रौद्योगिकी के अनुरूप अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि करने का परम कार्य निजी लाभकर्ताओं पर छोड़ना कितना विपत्तिजनक तथा असुरक्षित है। दूसरा इस मॉडल की कमियां हैं बंद अर्थव्यवस्था, दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी। जॉन रॉबिन्सन का मॉडल बंद अर्थव्यवस्था की मान्यता पर आधारित है, परंतु विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं बंद नहीं बल्कि खुली होती हैं, जिनमें उनके विकास की दर को बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य विदेशी व्यापार एवं विदेशी पूंजी करते हैं। तीसरा बिंदु है इस मॉडल की वीकनेसेस में संस्थानिक साधनों की उपेक्षा, यानी नेग्लेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। यह मॉडल
संस्थानिक साधनों को दिए हुए मानकर चलता है, परंतु किसी भी मॉडल में आर्थिक वृद्धि के एक निर्धारक के रूप में संस्थानिक साधनों के कार्य की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अर्थव्यवस्था का विकास काफ़ी हद तक सामाजिक, सांस्कृतिक तथा संस्थानिक परिवर्तनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कीमत स्तर, स्थिर कीमत स्तर यानी कांस्टेंट प्राइस लेवल। यह मॉडल स्थिर कीमत स्तर की मान्यता पर आधारित है, परंतु यह मान्यता अवास्तविक है। जब एक अर्थव्यवस्था प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होती है तो इसके लिए निवेश की मात्रा लगातार बढ़ाई जाती है, जिससे साधनों की मांग भी निरंतर बढ़ती जाती है, परंतु उनकी पूर्ति को मांग के अनुसार बढ़ाया नहीं जा सकता। इस कारण कीमतों में वृद्धि होती जाती है, अतः वृद्धि के साथ कीमतों में वृद्धि अनिवार्य है। जबकि इस मॉडल मान के चलता है कि कीमत स्तर स्थिर रहता है और कीमतें कांस्टेंट प्राइस लेवल पर रहती हैं। ओके, ये इस मॉडल की कमियां रही। नेक्स्ट हम चलते हैं जिसको कंक्लूड करते हुए इस चैप्टर को, कि मिसेस जॉन रॉबिन्सन के मॉडल की विकसित देशों पर इनकी क्या व्यवहार्यता है, दैट इज इट्स एप्लीकेबिलिटी टू द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो इसमें हम देखते हैं कि जॉन रॉबिन्सन अपने सिद्धांत में विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का पूंजी संचय की दर पर प्रभाव का अध्ययन करती है। एक स्वर्ण युग होता है जिसे योजनाबद्ध आर्थिक विकास के माध्यम से कोई भी देश प्राप्त कर सकता है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था पूंजी वृद्धि की दर की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि की दर से अधिक होने की समस्या का सामना करती है, अर्थात डेल्टा एन अपॉन एन इज ग्रेटर देन डेल्टा के अपॉन के, जबकि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने प्रस्तुत की है, जैसा कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने प्रस्तुत किया है। यह ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ रही अल्प रोजगार की प्रवृत्ति को प्रकट करता है, यानी कि जितना कैपिटल है, कैपिटल में जितनी वृद्धि है उससे जनसंख्या या श्रमिकों की संख्या की वृद्धि बहुत ज़्यादा है, तो ये अल्प रोजगार की प्रवृत्ति को प्रकट करता है। जॉन रॉबिन्सन के आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत के लिए संभाव्य वृद्धि अनुपात बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर्ण युग वृद्धि अनुपात पर निर्भर रहता है। यदि योजना अवधि के लिए श्रम शक्ति की वृद्धि दर तथा प्रति व्यक्ति उत्पादन के आधार पर संभाव्य वृद्धि अनुपात का हिसाब लगाया जाए तो योजना का कार्य अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में पूंजी संचय की दर हमेशा संभाव्य वृद्धि अनुपात से कम होती है। यही कारण है कि वह पिछड़ी हुई होती है और उसमें श्रम शक्ति का आधिक्य होता है। अतः अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी संचय की दर को वृद्धि अनुपात के स्तर तक बढ़ाना योजना प्राधिकरण के हाथ में होता है, परंतु पूंजी नियमों का अनुसरण करके अल्प विकसित देश दोनों को बराबर नहीं कर सकते। इसके विपरीत ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में केवल निजी ही नहीं बल्कि सार्वजनिक निवेश के भी नियंत्रण तथा नियमन का कार्य करना योजना प्राधिकरण के सुपुर्द होता है। इस प्रकार अल्प विकास की समस्याओं को हल करने में स्वर्ण युग की धारणा का प्रयोग करना संभव नहीं है, क्योंकि स्वर्ण युग के लिए आवश्यक अपरिवर्तनीय निरंतरता एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में मौजूद नहीं होती है। तो इस प्रकार से इसका बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। इसकी व्यवहार्यता अल्प विकसित देशों के लिए बहुत ही कम है, लेकिन हमारे लिए जो सिलेबस में है इसको अध्ययन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको
मिसेस जॉन रॉबिन्सन का ग्रोथ मॉडल हमने 3 पार्ट्स में करके पढ़ा। पहले 2 पार्ट हम पढ़ चुके थे, आज हमने पार्ट 3 पढ़ा है और उसको कंक्लूड किया है। इसके समीक्षात्मक व्याख्या की है, हमने मूल्यांकन किया है। आई होप आपको ये समझ में आया है और आप इसको रिवाइज़ कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यही आपको रिवाइज़ करना है, वापस पढ़ना है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच।